हेलो, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अपने सेमेस्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और पेपर का सॉल्यूशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। भारत का तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। तो अंडे की टोकरी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। अंडे की टोकरी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। अगर ये प्रदेश में पूछेगा तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगाएंगे, और अगर शहर पूछेगा तो हैदराबाद। अगला प्रश्न है कि मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, यानी साइंटिफिक नेम मुर्गी का क्या होता है? तो गैलस डोमेस्टिकस। मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है गैलस डोमेस्टिकस। ये आपको गैलस डोमेस्टिकस भी मिल जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी है, यानी कि जो सबसे अधिक अंडा देती है वो कौन सी मुर्गी की नस्ल है? तो विश्व में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी व्हाइट लेगहॉर्न है। व्हाइट लेगहॉर्न जो है वो विश्व में सर्वाधिक अंडा देने वाली मुर्गी है। अगला प्रश्न है कि CARI का पूरा नाम क्या है, यानी कि कैरी का पूरा नाम क्या है? तो कैरी का पूरा नाम होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो है इज्जतनगर बरेली में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर इज्जतनगर बरेली में है। अगला प्रश्न है कि अंडे की आंतरिक विधि का परीक्षण किस विधि से, यानी किस विधि द्वारा किया जाता है? आंतरिक विधि का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये जो है कैंडलिंग विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कृषि विपणन सलाहकार द्वारा भारत में अंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, A, B और C। अगला प्रश्न है कि कैंडलिंग के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कैंडलिंग के लिए कैंडलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? कैंडलर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में टीका हमेशा देना चाहिए, यानी कि किस समय देना चाहिए? मुर्गियों में टीका प्रातःकाल देना चाहिए, प्रातःकाल सुबह के समय देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि रानीखेत बीमारी का पहला टीका मुर्गियों में कितने दिनों पर दिया जाता है? रानीखेत बीमारी होती है मुर्गियों में, उसका पहला टीका कितने दिनों पर दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा 5 से 7 दिनों पर। 5 से 7 दिनों पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि रानीखेत बीमारी का कारण है, रानीखेत बीमारी का कारण कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामिक्सो वायरस। पैरामिक्सो वायरस जो है वो रानीखेत बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। अगला प्रश्न है कि रानीखेत बीमारी के अन्य नाम हैं। रानीखेत बीमारी के अन्य नाम होते हैं टुनकी या न्यूकास्ल। टुनकी या न्यूकास्ल रानीखेत बीमारी के अन्य नाम हैं। अगला प्रश्न है कि गुम्बारो रोग का कारण है। गुम्बारो रोग का कारण है, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है गुम्बारो रोग का? तो ये RNA वायरस होता है। ये बीमारी जो है वायरस जनित है। अगला प्रश्न है कि गुम्बारो रोग का अन्य नाम क्या है? गुम्बारो रोग का अन्य नाम क्या है? तो गुम्बारो का अन्य नाम होता है इन्फेक्शियस एवियन नेक्रोसिस। इन्फेक्शियस एवियन नेक्रोसिस। अगला प्रश्न है कि मोरिक्स रोग का कारण है। मोरिक्स रोग का कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है हर्पिस बी ग्रुप वायरस। हर्पिस बी ग्रुप वायरस। अगला प्रश्न है कि फाउल पॉक्स का अन्य नाम क्या है? तो फाउल पॉक्स का अन्य नाम होता है कैंकर, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया। कैंकर, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, ये ज़्यादातर फाउल पॉक्स या चिकन पॉक्स नाम से पुकारी जाती है। अगला प्रश्न है कि फाउल पॉक्स बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फाउल पॉक्स बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 4 सप्ताह। ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगला प्रश्न है कि CRD का पूरा नाम क्या है? तो CRD का पूरा नाम जो है वो क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़। C मतलब क्रोनिक, R रिस्पायरेटरी और D डिजीज़। क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज़ CRD का पूरा नाम होता है। CRD का कारण क्या है? कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम CRD का कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। अगला प्रश्न है कि IB इन्फेक्शियस ब्रांडकाइटिस बीमारी है, तो ये जो है एक विषाणुजनित बीमारी है। अगला प्रश्न है कि 21 नंबर, आंतरिक परजीवी है। आंतरिक परजीवी है तो गोल कृमि, फीता कृमि और कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस एक बीमारी का नाम होता है जो कि
जो कि कॉक्सीडिया नामक जो जीव होता है, सूक्ष्म जीव, ये प्रोटोजोआ संघ का होता है। तो ये सभी जो है आंतरिक परजीवी हैं, गोल कृमि, फीता कृमि और कॉक्सोडियोसिस। अगला प्रश्न है कि आंतरिक परजीवी के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंतरिक परजीवी के नियंत्रण के लिए पाइपरजीन और टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, पाइपरजीन और टेट्राक्लोराइड। अगला प्रश्न है कि मुर्गियों में बाह्य परजीवी है। तो मुर्गियों में बाह्य परजीवी है जूं, चीचड़ी और बरूथी। जूं, चीचड़ी और बरूथी ये बाह्य परजीवी हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट। अगला प्रश्न है कि आहार के साथ हार्मोन, कृमिनाशक या प्रतिजैविक पदार्थ आदि मिलाए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? आहार के साथ हार्मोन, कृमिनाशक या प्रतिजैविक पदार्थ आदि मिलाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इन्हें फीड एडिटिव्स कहा जाता है, फीड एडिटिव्स। अगला प्रश्न है कि एक दिन से 8 सप्ताह आयु के चूजों का आहार क्या कहलाता है? एक दिन से 8 सप्ताह आयु के चूजों का आहार क्या कहलाता है? तो ये जो है स्टार्टर राशन कहलाता है, ग्रोवर राशन। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो का पार्ट 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा।